दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के सामने आते ही दुश्मन घुटनों के बल हो जाते थे। सियासत के सिकंदर नरेंद्र मोदी के सामने आते ही उनके दुश्मन भी पनाह मांगने लगते हैं। कुछ लोग तो परेशान हैं कि ऊपर वाले ने पता नहीं मोदी को किस मिट्टी से बनाया, जिन्हें हराने वाला लगता है पैदा ही नहीं हुआ। यह विधि का विधान कहीं या परिश्रम का परिणाम, नरेंद्र मोदी आज तक कोई चुनाव हारे ही नहीं और उन्हें हराने जो भी मैदान में उतरा, समझो उसके राजनीतिक सितारे की शाम हो गई। इसमें एक से बढ़कर एक नाम है, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। कुछ तो बीजेपी के हैं और कुछ बीजेपी के बाहर वाले। इन्हीं में से एक नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। कभी बीजेपी में रहकर बड़े बड़े बोल बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को मोदी से पंगा लेना इतना भारी पड़ा कि जनता ने उन्हें खामोश कर दिया। खुद तो हारे ही, बीवी पूनम सिन्हा भी लखनऊ से हार गई। बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की परिक्रमा में लगे रहे और जब कांग्रेस ने अपनाया तो जनता ने ठुकरा कर घर बिठा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी। राजनीति में पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी का रिश्ता भले ही गुरु शिष्य वाला रहा हो, लेकिन 2013 में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवारी का विरोध करने वालों की आवाज उठी तो उसमें मुखर नाम था आडवाणी का। मोदी जिस आडवाणी के लिए सियासी बिसात पर जीत के मोहरे सजाया करते थे, वही आडवाणी जब भीतर मन से बगावत करने उतरे तो बीजेपी में किनारे लग गए। ना राज्यपाल का ही पद मिला, ना राष्ट्रपति का ही पद। केशुभाई पटेल। गुजरात की राजनीति में यह नाम गायब ही हो गया, क्योंकि गुजरात के इस लेहुआ पटेल नेता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता और सियासत से बाहर करने की कसम खाई थी। 2001 में केशुभाई पटेल को ही हटाकर नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे। केशुभाई तब से नरेंद्र मोदी के खिलाफ संगठन में बगावत करने की कोशिश करते रहे और आखिरकार उनका ही राजनीतिक करियर डूब गया। संजय जोशी। दोस्ती से दुश्मनी का सफर तय करते ही संजय जोशी का करियर भी डूब ही गया। मोदी के दोस्त कहलाने वाले संजय जोशी को गुजरात संगठन का प्रभारी बनाया गया, बाद में आरएसएस के प्रचारक भी बने। माना जाता है कि केशुभाई पटेल का साथ देना संजय जोशी को भारी पड़ गया। मोदी से बगावत के चक्कर में करियर के हाशिए पर पहुंच गए। शंकर सिंह वाघेला। कभी गुजरात की राजनीति के उभरते हुए सितारा कहलाने वाले वाघेला ने जब संगठन में नरेंद्र मोदी को उभरता हुआ देखा तो बगावती रुख अख्तियार कर लिया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी से बाहर हो गए, फिर कांग्रेस में रहकर मोदी को घेरने में लगे रहे। एक दौर था जब कहा जाता था कि वाघेला ही नरेंद्र मोदी को कमर के नीचे मार सकते हैं। आज दौर बदल चुका है। प्रवीण तोगड़िया। मोदी से दुश्मनी करने के चक्कर में अपने सियासी सफर को अधर में पहुंचाने वालों में नाम डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भी है। एक दौर था जब तोगड़िया मोदी के लिए प्रचार करते थे, लेकिन जब मोदी ने तोगड़िया का इरादा जान लिया तो उनसे दूरी बना ली। प्रवीण तोगड़िया इस बात से चिढ़ गए। वो चाहते थे कि मोदी उनकी जी हुजूरी करे। बात बिगड़ी और प्रवीण तोगड़िया बागी हो गए। नतीजा यह हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी गंवा दी। 2018 में तोगड़िया ने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई, लेकिन 2019 में मोदी की आंधी में उनकी पार्टी धूल की तरह उड़ गई। यशवंत सिन्हा। अटल सरकार में वित्त मंत्री थे, देश के जाने माने अर्थशास्त्री में गिने जाते हैं, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाया गया, वो तिलमिला उठे थे। 2014 से ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उस हालत में भी बीजेपी ने उनके बेटे जयंत सिन्हा को पार्टी का टिकट दिया और मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी। लेकिन फिर भी यशवंत सिन्हा बागी बोल बोलते रहे। आज बीजेपी में दूर दूर तक उनके नाम की कोई चर्चा करने वाला भी नहीं। सुषमा स्वराज। 2013 के बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई और मोदी का नाम जैसे ही सामने आया, तब सुषमा स्वराज ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, एक दिन सब पछताओगे। फिर भी 2014 में सुषमा स्वराज को सांसद बनाया गया और मंत्री भी, लेकिन 2019 में उनसे यह मौका छिन गया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि सुषमा तबीयत खराब होने के बाद भी अभी राजनीति में रह सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मोदी से दुश्मनी के चक्कर में। नवजोत सिंह सिद्धू। जनता की ताली जब सियासी चाटे में बदलती है तो हालत नवजोत सिंह सिद्धू वाली हो जाती है। बात बात पर ताली ठोकने की आवाज लगाने वाले सिद्धू की हालत ऐसी हो गई कि बीजेपी के रहे नहीं, कांग्रेस के होकर भी बेगाने हैं। पंजाब के सीएम बनने की हसरत लेकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए। नतीजा, दुविधा में कुर्सी भी गई और पार्टी भी। उदित राज। दिल्ली के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 2014 में सांसद बने और बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के हो गए। पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विरोधी बोल ने टिकट तो उड़ाया ही, उम्मीदवारी भी उड़ गई। अब जरा बीजेपी से बाहर निकलते हैं। बुआ बबुआ की जोड़ी का हश्र आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा।
माया अखिलेश मिलकर चले थे नरेंद्र मोदी को हराने। हालत ऐसी हो गई कि समाजवादी पार्टी पारिवारिक सीट भी नहीं बचा पाई। पीएम मोदी ने जिसे महामिलावटी गठबंधन कहा था, उसका बंधन शुरू होने के 4 महीने भी नहीं टिक सका और दोनों दलों की राहें जुदा हो गई। लालू यादव। नरेंद्र मोदी को पानी पी पीकर कोसने वाले लालू तो चारा चोरी के पुराने चक्कर में जेल में बंद हैं। उनका परिवार, उनकी पार्टी सब बिखर गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का सुपड़ा बिहार से लगभग साफ हो गया। जनता ने मोदी से दुश्मनी का ऐसा बदला लिया कि इस हार के सदमे से उबरने में अभी और लंबा वक्त लगेगा। मायावती। नरेंद्र मोदी के नाम में पता नहीं कौन सी मिर्ची है कि मायावती नाम सुनते ही बिदक जाती है। इसे दुश्मनी की वजह से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता नहीं खुला और फिर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिटकर उनकी पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। 2019 में अखिलेश के साथ मिलकर मोदी को रोकने की हसरत भी चकनाचूर हो गई। राहुल गांधी। मोदी से दुश्मनी का मतलब क्या होता है, अगर ये बखूबी जानना है तो राहुल गांधी से पूछिए। इस दुश्मनी का दर्द तो उनके सीने के हर कोने में मौजूद है और यही दर्द जब हिलोरे मारता है तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जिद शुरू हो जाती है। इसी दुश्मनी की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी जैसी परंपरागत सीट हाथ से चली गई। कांग्रेस खात्मे के कगार पर पहुंच गई और फिर से लोकसभा में विपक्षी दल लायक भी सीटें नहीं जुटा पाई। महबूबा मुफ्ती। कभी बुरहान वानी के लिए हमदर्दी, कभी अलगाववादियों के लिए हमदर्दी और कभी पत्थरबाजों से हमदर्दी। नरेंद्र मोदी से दुश्मनी के चक्कर में महबूबा मुफ्ती अंधी हो चली थी। जब भी आर्टिकल 370 पर चर्चा शुरू होती, महबूबा बिलबिला जाती थी। लेकिन इसी दुश्मनी में ऐसी लुटी पिटी कि अपनी अनंतनाग सीट भी नहीं बचा पाई। 2019 के चुनाव में उनका सांप्रदायिक और आतंक हमदर्द बयान भी उन्हें इस हार से बचा नहीं पाया। चंद्रबाबू नायडू। पीएम बनने की बहुत जल्दी में नजर आ रहे थे चंद्रबाबू नायडू। ख्वाहिश तो थी कि 2019 के नतीजे आए और बीजेपी विरोधी दल उन्हें अपना नेता मान ले, लेकिन बेचारे इस चक्कर में आंध्र प्रदेश की कुर्सी हाथ से धो बैठे। हालत यह हो गई कि लोकसभा में उनकी पार्टी की सिर्फ 3 सीटें रह गई और विधानसभा में सिर्फ 23। अरविंद केजरीवाल। हर बात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर धड़ाम हो गई। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की हालत तो देख ही रहे होंगे आप। कार्यक्रम नीतीश का होता है लेकिन नारे मोदी मोदी के गूंजते हैं और नीतीश कुमार को चुपचाप ये सहना पड़ता है। इसी तरह आईपीएस संजीव भट्ट, मणिशंकर अय्यर और कपिल सिब्बल की हालत भी किसी से छुपी नहीं है। ममता बनर्जी। मोदी का नाम सुनते ही ममता दीदी उचक कर बैठ जाती हैं। मोदी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाली दीदी इसी दुश्मनी के चक्कर में अंधी हो गई और धीरे धीरे बंगाल उनके हाथों से जा रहा है, लेकिन अब देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती। मोदी की सियासत में बगावत के रोड़े डालने वालों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। मतलब साफ है, मोदी से पंगा लिया तो सियासी सितारे गर्दिश पे चले जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फॉर एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखें। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए,
शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां, उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी, सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबिली ईयर था। उस गोल्डन जुबिली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं। मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण, मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था। हमारे दल की सरकारें नहीं थी, लेकिन ये हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतः सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है, और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखें। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं, और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है, तो फिर thus far and no further, आज मैं रिकॉर्ड पर चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया, तो 125 करोड़ देशवासियों को सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र
संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए न्यायपालिका का जजमेंट था। न्यायपालिका का अनादर कैसे होता है उसका वो जीता जागता उदाहरण है। आज 25 जून को हम लोकतंत्र के प्रति फिर से एक बार अपना समर्पण, अपना संकल्प उसको और ताकत के साथ हमने समर्पित करना होगा। संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। और उस समय जो भी इस पाप के भागीदार थे, ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। और इस दाग को बार बार स्मरण करने का भी जरूरत है ताकि देश में फिर कैसे किसी कोई ऐसा पैदा न हो जिसको इस पाप के रास्ते पर जाने की इच्छा हो जाए। इसलिए याद करना जरूरी है, किसी को भला बुरा कहने के लिए नहीं। लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है ये समझाने के लिए भी लोकतंत्र पर किस प्रकार से प्रहार हुआ था ये स्मरण कराना जरूरी होता है। किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता है। और इसलिए उन संपर्कों की पूरी के लिए उस समय जबकि मीडिया पर ताले लग चुके थे, हर कोई लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी पकड़ लेगी, ऐसे वातावरण में मेरे देश के नागरिकों की सामर्थ्य देखिए, इनका ताकत देखिए। जाति, पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके देश ने उस समय चुनाव में नतीजा दिया था और लोकतंत्र के लिए वोट किया था और लोकतंत्र को पुनः प्रस्थापित किया था। ये मेरे देश के मतदाताओं की ताकत है। इस बार फिर एक बार जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा सबसे परे उठा करके सिर्फ और सिर्फ देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार फिर से एक बार देश ने मतदान किया।